तो दोस्तों आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। तो दोस्तों आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा, बिल्कुल सही, क्योंकि हम जो क्वेश्चन आज कराने वाले हैं दोस्तों, इससे पहले हमने किसी भी प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन नहीं कराए हैं। और ये क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि ये मानकर चलिए कि ये ज़रूर आएंगे, इसकी गारंटी है। क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने न्यूमेरिकल के साथ अदरवाइज़ क्वेश्चन भी ऐड किया है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पूरा समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी लेते हैं। दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गेट इवन क्लासेस पर, जहां पर आज हम 50 क्वेश्चंस फिजिक्स से लेकर आए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वीडियो को यहां पर स्टार्ट करते हैं और नंबर 1 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक कागज़ की मोटाई 0.0542 सेंटीमीटर है, मापन में सार्थक अंक होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मापन में सार्थक अंक कैसे निकालते हैं, 0 पॉइंट दिया है 0542। यहाँ पर बच्चे करते हैं कि 1 2 3 4, यहाँ पर 4 सार्थक अंक मार देते हैं, जबकि ये गलत होता है दोस्तों। यहाँ पर अगर पॉइंट के पहले कोई अशून्य अंक नहीं है तो यहाँ पर इस जीरो को काउंट नहीं करते, सिर्फ इतने मान को ही काउंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे मान जो हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। कितने सार्थक अंक हो जाएंगे दोस्तों, 3 हो जाएंगे। और वही बात करें, अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 4 कुछ भी होता, अगर यहाँ पर कुछ होता तो यहाँ पर ये अंक भी ऐड में लिया जाता, यानी कि 3 4 5 हो जाते इस कंडीशन में। लेकिन यहाँ पर अगर अशून्य अंक यानी कि शून्य के अलावा कोई अंक यहाँ पर नहीं है, तो हमारा वहाँ पर ऐड नहीं होगा ये वाला अंक। तो ध्यान में रखिएगा। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि कार्य का सीजीएस मात्रक है। तो दोस्तों कार्य का सीजीएस मात्रक आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है दोस्तों, अर्ग होता है। और बात करें डाइन की, तो ये जो होता है बल का सीजीएस मात्रक होता है, बल का सीजीएस मात्रक ये होता है। और बात करें हम एसआई में, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और बल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। तो आपको चारों क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से रट लेना है, चारों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको वीडियो समझ में अब आ रही होगी, क्योंकि हमने जिस प्रकार बताया कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमने कभी नहीं कराए इस तरह से। तो अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है 4270 का कोटिमान है। तो दोस्तों हमने पिछले वाली वीडियो में सब समझाया था, कोटिमान निकालना हमने अपने वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर एक बार फिर से दोहराते हैं, 4270 का कोटिमान कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने दोस्तों बताया था आपको 3.16 याद कर लेना है, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद कोटिमान क्या, इनके बप्पा भी आ जाएंगे। क्यों, देखिए अब कैसे निकालते हैं। 4270 लिखते हैं दोस्तों, 4270 लिखते हैं और दशमलव लगाकर जितने मन कहे उतने जीरो बढ़ा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर हम दशमलव को धीरे धीरे खिसकाते हैं, 1 अंक 2 अंक 3 अंक। तो दोस्तों जब इधर से चलते हैं तो प्लस का लेते हैं और इधर से चलते हैं तो माइनस का लेते हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से हमने दशमलव को यहाँ से लेकर 1 2 3, यहाँ पर 3 अंक लाए, यानी कि 10 की घात क्या हो जाएगा दोस्तों, हम इसको लिखेंगे 4.27 इंटू 10 की घात कितना लिखेंगे दोस्तों, कितना अंक लेकर आए, 3 अंक लेकर आए, वो भी प्लस का। तो प्लस हो जाएगा। अब क्या होता है दोस्तों, अब होता है कि हम जो 10 की घात के रूप में होता है उसे हम किनारे लिख लेते हैं, किनारे लिख लेते हैं। और ये जो बचता है और ये जो बचता है, मतलब जो हमारा 3.16 यहाँ पर अब काम में आता है कि 4.27 और 3.16 का क्या करते हैं दोस्तों, कंपेयर करा देते हैं। अगर हमारा जो दिया है यहाँ पर हमको जिसका निकालना है, अगर वो बड़ा आ गया तो हमारा जो 10 की घात 3 है दोस्तों, उसमें क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा। क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर 4 हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा। यही बात कर लें, अगर हमारा ये मान जो है दोस्तों छोटा आ जाता, ये मान हमारा 3.16 से छोटा आ जाता, तो यहाँ पर 10 की घात 3 में से क्या होता, 10 की घात 3 में से 1 कम हो जाता, यानी कि 10 की घात 3 माइनस 1 बराबर 10 की घात 2 आ जाता। तो आशा करता हूँ दोनों प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों,
यदि किसी पत्थर को ऊपर की ओर ऊंचाई तक फेंका जाए तथा पत्थर कुछ समय पश्चात उसी स्थान पर लौटकर आ जाए तो पत्थर का विस्थापन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसको कैसे समझते हैं, मान लीजिए हम यहाँ घर से अपने घर से विद्यालय जाते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा 1 किलोमीटर दूर है, हमारा क्या है 1 किलोमीटर दूर है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक दोस्तों पहुँचे तो हमारी दूरी कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर हो जाएगी। और फिर यहाँ से यहाँ लौट आएंगे तो यहाँ पर 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर बराबर 2 किलोमीटर घर तक पहुँचने में समय लगेगा। और वहीं बात कर लेते हैं ये दूरी निकालें विस्थापन की। तो दोस्तों विस्थापन में क्या होता है कि हमारा जो है ये दूरी से कोई मतलब नहीं होता है। अगर हम जहाँ से चले हैं वहाँ फिर वापस लौट आए तो हमारा जो विस्थापन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो वहीं यहाँ भी उस प्रकार कह रहा है कि पत्थर को जो है ऊपर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, फिर कुछ समय पश्चात वो उसी जो है बिंदु पर आ जाता है, उसी स्थान पर लौट आता है तो विस्थापन होगा। तो दोस्तों यहाँ से फेंके थे और फिर यहीं पर आ गया तो हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो अब चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंचेगा। देखिए दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है, कह रहा है प्रारंभिक वेग दिया है, प्रारंभिक वेग u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है और यहाँ पर कह रहा है पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंचेगा। तो दोस्तों जब अधिक से अधिक ऊंचाई पर मान लीजिए एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पर अब वो ऊपर नहीं जा सकता, वहीं से अब नीचे गिर जाएगा, तो यहाँ पर हमारा अंतिम वेग जो हो जाएगा दोस्तों वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अंतिम वेग। तो यहाँ पर अब जो फार्मूला लगाएंगे ऊंचाई के लिए दोस्तों फार्मूला लगाएंगे b² बराबर u², और हम इसको गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध फेंक रहे हैं यानी कि माइनस का 2gh हो जाएगा। तो यहाँ पर b का मान हमारा दोस्तों 0 दिया है तो 0 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा u का मान 10 दिया है, 10 का स्क्वायर माइनस 2 g का मान दोस्तों हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तो 10 लिखेंगे, h का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये 20h हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर हमारा 20h हो गया, बराबर हो जाएगा किसके, 10 दहम 100 हो जाएगा। और जब इसको काटेंगे 20 पंचे 100, एच बराबर 5 मीटर निकल के आया दोस्तों, एच बराबर 5 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों हमने जैसा कहा था कि वीडियो के शुरुआत में कि ये क्वेश्चन जो है हम अलग तरीके से कराने वाले हैं और इससे पहले हमने इस तरह के क्वेश्चन जो है नहीं कराए हैं, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल क्या होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है अलग अलग वस्तुओं पर एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, अलग अलग वस्तुओं पर एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। और हमने दोस्तों एक जो है ट्रिक बनाई है या कह लीजिए एक जो है ग्लू पकड़ा है कि अगर हमारा आंसर ज़्यादा बड़ा होता है तो वहाँ पर आंसर भी हमारा अधिकतर जो होता है बहुत चांसेस में वो सही भी होता है। अगर मान लीजिए परीक्षा हॉल में आपको कोई आंसर जो है नहीं आ रहा है और इस प्रकार से इतना बड़ा आंसर दिया है तो समझ लीजिए वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो उसको टिक ज़रूर मार दीजिएगा। कौन सा आपका निगेटिव मार्किंग है दोस्तों, तो यहाँ पर टिक आप इसी को मारिएगा जो सबसे बड़ा आंसर दिया होगा, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं जो इस पर फॉलो करते हैं क्वेश्चन पर। तो अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पिंड पर 100 न्यूटन का बल 0.4 सेकंड तक लगाया जाता है, बल का आवेग। तो दोस्तों बल का आवेग का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आई बराबर आवेग बराबर होता है बल गुणे समय होता है एफ इंटू टी। तो आवेग का मान हमें ज्ञात करना है, एफ का मान दिया है 100 न्यूटन गुणे में टी का मान हमारा 0.4 सेकंड है। तो यहाँ पर जब गुणा कराएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40। बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन और समय का मात्रक सेकंड, यानी कि 40 न्यूटन सेकंड हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। 40 न्यूटन सेकंड हमारा राइट आंसर आ गया। तो अब चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर।
कह रहा है 1 किलोग्राम भार बराबर होता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2022-2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर कैसे जानेंगे? 1 किलोग्राम भार यानी कि भार बराबर W बराबर होता है mg, W बराबर mg। तो W बराबर यहाँ पर 1 किलोग्राम दिया है यानी कि 1 हो जाएगा। और g का मान हमारा क्या होता है दोस्तों? 9.8 होता है। क्या होता है? 9.8। तो 9.8 इंटू 1 करेंगे तो 9.8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। तो अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है घर्षण बल F तथा घर्षण गुणांक म्यू के मध्य सही संबंध है। तो यहाँ पर देखिए घर्षण गुणांक जो होता है म्यू होता है और बल घर्षण बल क्या होता है? F होता है। तो यहाँ पर इसका सही संबंध जो है दोस्तों, यहाँ पर बराबर लगाकर R लगा दीजिए, बराबर यहाँ पर R। तो यहाँ पर हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, F बराबर म्यू R। इसको दोस्तों कहने में भी बहुत सीरियल से लग रहा है, F बराबर म्यू R, तो आपको आसानी से याद भी हो सकता है। तो अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है किस वर्ग के उत्तोलक में? तो दोस्तों इसको अगर ट्रिक से याद करेंगे, मान लीजिए हम जब सुबह सुबह उठते हैं दोस्तों, सुबह सुबह जब उठते हैं तो हमारा जो होता है लाभ, यांत्रिक लाभ जो होता है 1 भी होता है और 1 से कम भी होता है। क्या होता है? यानी कि हम सुबह उठते हैं, ऊँघाए रहते हैं, उसी में मंजन वंजन करके फ्रेश होते हैं, तो 1 और 1 मतलब 1 से अधिक भी होता है कभी कभी जब नहा वहा लेते हैं, और 1 से कम भी होता है जब उठते हैं सोकर। उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों? स्कूल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? स्कूल। स्कूल जाते हैं तो हमारी एनर्जी क्या होती है? एकदम पॉजिटिव होती है, यानी कि +1, यानी कि 1 होती है दोस्तों। और उसी में जब हम घर को लौटते हैं तो हमारी एनर्जी क्या हो जाती है? 1 से कम हो जाती है। 1 से क्या होती है? कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम सुबह उठे दोस्तों, यांत्रिक लाभ जो होता है सुबह के समय, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? प्रथम वर्ग के उत्तोलक से सुबह का मतलब हो जाएगा स्कूल के मतलब से द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, और जो है घर पहुँचेंगे स्कूल से तो तृतीय वर्ग का उत्तोलक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा सुबह जो है 1 से कम और 1 से अधिक हो जाएगा, यानी कि प्रथम वर्ग का उत्तोलक 1 या 1 से अधिक हो सकता है। और स्कूल जो होता है दोस्तों, जब जाते हैं तो 1 लेकर जाते हैं, यानी कि 1 जो है 1 से अधिक होगा, यानी कि पॉजिटिव होकर जाते हैं। और जब घर लौटते हैं तो 1 से कम, यानी कि तृतीय वर्ग का उत्तोलक। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है सरोता निम्न में से किस वर्ग का उत्तोलक है? तो दोस्तों हमने याद कराया था प्रथम वर्ग का उत्तोलक दुकानदार से याद कराया था, प्रथम वर्ग का उत्तोलक दुकानदार से याद कराया था। द्वितीय का कराया था हमने कबाड़ी वाले से, किससे? कबाड़ी वाले से कराया था। और तृतीय वर्ग का हमने कराया था मम्मी और पापा से, मम्मी और पापा से हमने याद कराया था। तो यहाँ पर अब देखिए दुकानदार से हमारा मतलब क्या था कि दुकानदार जो होता है दवाई काटने के लिए अपने दुकान में कैंची रखता है, और जो होता है कैंची के साथ साथ हमारा क्या रखता है? तराजू भी रखता है। क्या रखता है दोस्तों? तराजू भी रखता है, तराजू भी रखता है। कबाड़ी वाला हमारा क्या करता है दोस्तों? कूड़ा ढोने की मशीन, कूड़ा ढोने की मशीन रखता है दोस्तों, कूड़ा ढोने की मशीन। और यहाँ पर मम्मी और पापा से क्या मतलब था? मम्मी हमारी खाना बनाती हैं, अर्थात उनके पास क्या होता है दोस्तों? चिमटा होता है। और पापा हमारे जो है हल चलाते हैं, किसान हैं इसलिए उनके पास हल होता है। तो यहाँ पर हमने दुकानदार यानी कि प्रथम वर्ग का उत्तोलक दुकानदार से याद किया था, यानी कि कैंची तराजू। और कबाड़ी वाला हमारा द्वितीय वर्ग का उत्तोलक यानी कि कूड़े ढोने वाली मशीन। और चिमटा जो है दोस्तों, यहाँ पर तृतीय वर्ग का जो उत्तोलक है मम्मी पापा से याद किया था, चिमटा और हल, चिमटा और हल। तो यहाँ पर हमसे सरोता पूछ लिया दोस्तों, तो यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए कि कबाड़ी वाला जब यहाँ पर कूड़ा ढोने के मशीन ले गया तो उसे जो है कबाड़ में उसे सरोता मिल गया। क्या मिल गया? सरोता मिल गया। इस प्रकार हमारा द्वितीय वर्ग का उत्तोलक जो है, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक सरोता हो जाएगा। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। करायम द्रव्यमान की एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों इसको हम किस प्रकार करेंगे? बहुत ही आसान है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला पहला नंबर पता होना चाहिए, 12mv² होता है। ये भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है। तो यहाँ पर देखिए संवेग p दिया है, तो इसको p के फॉर्म में कब बनेगा दोस्तों? हमारा p बराबर क्या होता है? mv होता है, p बराबर mv।
तो यहाँ पर यम बी को बनाना है दोनों को फॉर्म में, यानी कि 1/2 अगर हम नीचे यम से गुणा करा दें और ऊपर यम से गुणा करा दें तो यहाँ पर वही एक ही निकल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको उसी प्रकार लिख देंगे। और फिर अब क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या करेंगे, बराबर में 1/2 यहाँ पर यम ही रहने देंगे और इसका गुणा जब 2 बार कराएंगे तो यम स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यम बी का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए इधर देखिए, हाफ यम बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर यम बी है तो यहाँ पर यम बी जो है हमारा p बराबर होता है, p बराबर होता है तो हमारा जो निकल के आएगा हाफ यम पी स्क्वायर, यानी कि 1/2 यम पी स्क्वायर कहाँ है दोस्तों, यानी कि हमारा इससे मतलब है पी स्क्वायर का अपॉन 2 यम। ये कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन में कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर। तो दोस्तों अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर देगी तो हमारा जो भूमध्य रेखा पर जी का मान है वो बढ़ जाएगा। क्या होगा दोस्तों, भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। और वहीं बात करें अगर ध्रुवों पर क्या होगा दोस्तों, घट जाएगा, क्योंकि अगर भूमध्य रेखा पर मान बढ़ता है तो जो है ध्रुवों पर मान घट जाता है। और आपको बता दें कि भूमध्य रेखा को और क्या कहते हैं दोस्तों, विषुवत रेखा भी कहते हैं। यहाँ पर विषुवत रेखा भी कहते हैं। अगर आपको विषुवत रेखा यहाँ पर दे दिया ऑप्शन में तो घबराइएगा मत। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है एक इंजन की शक्ति 20 अश्व शक्ति है, इसके द्वारा 5 मिनट में कितने जूल कार्य संपन्न होगा। कार्य करने की दर P बराबर होती है, शक्ति कहलाती है, कार्य करने की दर हमारी शक्ति कहलाती है। और यहाँ से W का मान ज्ञात करेंगे तो P इंटू टी हो जाएगा, P इंटू टी। तो हमें जूल पूछा है, कितने जूल कार्य संपन्न होगा। P का मान दोस्तों हमारा 20 दिया है और 20 के साथ साथ यहाँ पर अश्व शक्ति भी दिया है दोस्तों, अश्व शक्ति भी दिया है। और एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है दोस्तों, 746 वाट के बराबर होती है। तो यहाँ पर 20 गुणे 746 भी हो जाएगा। और यहाँ पर टी का मान कितना है दोस्तों, 5 मिनट, गुणे में 5 मिनट। तो दोस्तों मिनट में नहीं लेते हैं हम, सेकंड में लेते हैं, तो 60 से इसमें भी गुणा हो जाएगा। क्या होगा, 60 से गुणा हो जाएगा। यहाँ पर अब गुणा जब कराएंगे W बराबर मान निकालेंगे, इतने का जब आप पूरे का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4.47 इंटू 10⁶ हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हों और आपको लग रहा हो कि क्वेश्चन जो है हमने एकदम सेलेक्टेड लिए हैं तो इस बात के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक लीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते। तो चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक स्थान पर वायुमंडलीय दाब पारे के 80 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर है तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब होगा। तो दोस्तों हमने बताया है कि एक वायुमंडलीय दाब यानी कि एक एटीएम वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है दोस्तों, 10⁵ पास्कल के। तो यहाँ पर यही आपको देखना है, बाकी ये जो होता है इसी के बराबर ही होता है, ये सब आपको नहीं देखना 80 सेंटीमीटर उटर। तो यहाँ पर 10⁵ दोस्तों कहाँ दिया है, 10⁵ सब में दिया है, लेकिन अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1.06 इंटू 10⁵ लिख सकते हैं, क्योंकि ये इतने का मान 1 ही हुआ, लगभग में 1 ही तो हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिद्धांत आधारित है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिद्धांत आधारित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पास्कल के नियम पर। तो दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो थी दोस्तों, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो थी इसको बनाकर जो है पास्कल ने क्या किया था, सरकार से क्या किया था, हाइड्रोलिक लिफ्ट पास करवाया था, हाइड्रोलिक लिफ्ट पास करवाया था, इसलिए इन्हें ट्रॉफी मिली थी। हाइड्रोलिक लिफ्ट पास कराया था, पास से हमारा पास्कल हो जाएगा। और यहाँ से हमारा 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर।
तो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल होता है। तो दोस्तों हमारी जो घड़ी होती है उसमें घंटे वाली सुई कितनी बार घूमती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 12 घंटे टोटल होता है, वही हमारा आवर्तकाल होता है। 12 घंटे दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इससे भी समझ सकते हैं कि घंटे वाली सुई पूछा है तो आंसर भी घंटे में ही आएगा, यानी कि 12 घंटा हो जाएगा। तो अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है वायु में दो तिरंगों की आवृत्तियों का अनुपात 4:3 है, इनकी तरंग दैर्ध्य का अनुपात होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारा फॉर्मूला होता है b बराबर n लैम्डा, जहाँ b है जो है चाल है, n आवृत्ति, लैम्डा तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पर आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य से हमें मतलब निकालना है, तो ये हमारी आवृत्ति है, या तरंग दैर्ध्य है। तो यहाँ पर आप किसी को भी रोक लीजिए, हमने n को मान लीजिए रोक लिया, तो बराबर b अपॉन लैम्डा हो जाएगा। हमें b का कोई काम नहीं है दोस्तों, तो इसको हम 1 मान लेते हैं, तो 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो अब देखिए अगर आवृत्ति जो है बढ़ेगी तो लैम्डा घटेगा, और एक दूसरे के क्या है दोस्तों, व्युत्क्रम है। अगर आवृत्ति 4:3 है तो लैम्डा क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। व्युत्क्रम मतलब दोस्तों उल्टा होता है, तो अगर ये 4:3 तो ये दूसरा 3:4। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी तरंग दोस्तों यहाँ पर है, यदि किसी तरंग का आयाम दोगुना कर दिया जाए तो उसकी तीव्रता। तो दोस्तों जो हमारी तरंग होती है उसका आयाम कह रहा है दोगुना कर दिया जाए, तो तीव्रता कैसे निकालेंगे। तीव्रता को हम आई से डिनोट करते हैं और प्रोपोर्शनल होता है a स्क्वायर के। तो यहाँ पर आई हमसे तीव्रता पूछ रहा है, तो यहाँ पर a को हम आयाम को दोगुना कर दें, यानी कि यहाँ 2 कर दें, तो हमारा तीव्रता का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तीव्रता का मान 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता को हम किस में मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता को डेसीबल में मापते हैं, डेसीबल में। और बात करें हर्ट्ज, हर्ट्ज हमारा जो होता है आवृत्ति मापने के लिए होता है, आवृत्ति मापने के लिए होता है। और सेकंड जो होता है समय के लिए होता है, और मीटर जो होता है लंबाई के लिए होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है द्रव में अणुओं की स्थिति होती है। तो यहाँ पर दोस्तों अणुओं की स्थिति का तात्पर्य है इनका आकार होता है। द्रव में अणुओं का आकार क्या होता है दोस्तों, अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है, और आयतन निश्चित होता है। तो यहाँ पर अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यदि दाब कम कर दिया जाए तो पानी उबलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न ताप पर ही पानी जो है उबलने लगेगा। तो अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में से किस ताप पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट तापमापियों का पाठ्यांक समान रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर हम फार्मूला लगाएंगे C/5 बराबर F-32/9, तो यहाँ पर अगर C का मान ऐसा क्या रखें और F का मान क्या रखें कि दोनों जो है दोस्तों बराबर हो जाएं। तो यहाँ पर आंसर के वाइज हमें पता है, तो इसलिए रखकर डायरेक्ट बता दे रहे हैं। आप रखकर देख लीजिएगा, कभी बराबर नहीं आएगा और कोई ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन जो है -40 है। तो यहाँ पर जब -40/5 करते हैं, तो यहाँ पर -40 -32/9 करते हैं, तो दोस्तों देखिए 5 8 40 होता है, यहाँ पर -8 आ गया। बराबर में करेंगे, ये दोनों जोड़ेंगे, -40 -32 हो जाएगा -72/9। तो यहाँ पर जब काटेंगे 9 8 72, यानी कि -8 और -8 दोनों बराबर हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर आप कोई और भी रख कर देख लीजिए, बराबर कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, -40 डिग्री सेल्सियस। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है रेल की पटरियों के उत्तरोत्तर खंडों के बीच जगह छोड़ी जाती है क्योंकि। दोस्तों अभी अभी हमने बताया कि अगर क्वेश्चन का आंसर बहुत बड़ा दिया है, 90% चांस में वो हमारा आंसर सही होता है, और इसमें पॉइंट भी दिए रहते हैं। देखिए इससे पटरियों को ऊष्मीय प्रकार के लिए जो है प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है, यानी कि यही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें पॉइंट दिया है उसमें प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है, तो यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। करा है लोहे का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक 0.0000016 प्रति डिग्री सेल्सियस है, लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक होगा। तो दोस्तों हमने पढ़ा है रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक
क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है, 1:2:3। तो यहाँ पर रेखीय प्रसार गुणांक और अनुपातित क्षेत्रीय जो है क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा 1:2। यहाँ पर आयतन नहीं दिया है तो हम इतना ही करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को किस प्रकार लिखेंगे। देखिए पहले इनको हम क्या, अनुपात को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अनुपात को हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक बटे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर 1/2 हो जाएगा। और अब आप मान रख दीजिए, कुछ मत कीजिए, क्या करिए, अब आप मान रख दीजिए। तो यहाँ पर रेखीय का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसको आप यक्स मान लीजिए और बराबर में 1/2 गुणे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, इसको उधर भेजेंगे दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक दिया है 0.0000016। इसको काटेंगे दोस्तों 2 से तो हमारा क्या हो जाएगा 0.00008। तो यहाँ पर ये हमारा कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आधा जो है 50% जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस बात के लिए एक बार जो है दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियो, और जो है अगर वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की ऊष्माधारिता का उसकी विशिष्ट ऊष्मा से संबंध होता है। तो दोस्तों हमने बताया था पिछली वीडियो में कि ऊष्माधारिता Q बराबर क्या होती है, यम एस इंटू डेल टी होती है। यम हमारा द्रव्यमान होता है दोस्तों, क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और यस हमारी क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है। विशिष्ट क्या होती है, ऊष्मा होती है। यहाँ पर द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा निकल रहा है यहाँ से। तो द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा कहाँ है दोस्तों, दिया है यहाँ। देखिए ऊष्माधारिता Q बराबर हो जाएगा वस्तु का द्रव्यमान यम गुणे विशिष्ट ऊष्मा यस। यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणों में अधिक गर्मी होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर से जो है आंसर इतना बड़ा दिया है तो हम यहीं पर मार देंगे। और यहाँ पर देखिए समझ लीजिए क्या कह रहा है कि किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे ऊष्मा का अवशोषण कम होता है। यहाँ पर बहुत बढ़िया पॉइंट दिया है तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण के साथ। देखिए हमारी प्रकाश किरण जो है एक समतल दर्पण है, प्रकाश किरण आई, उसने 30 डिग्री का यहाँ पर क्या बनाया, कोण बनाया। तो यहाँ पर पूछ रहा है परावर्त, तो फिर जो होगा आपतित होती है तो आपतित तथा परावर्तित किरण के बीच कोण। तो यहाँ पर जब परावर्तित हो जाएगी तो यहाँ पर हमसे इतने कोण का मान पूछ रहा है, इतने कोण का। तो यहाँ पर दोस्तों जब यहाँ पर परावर्तित होती है तो यहाँ पर एक अभिलंब गिरता है और ये इतना हम जानते हैं कि 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। और जो हमारी आपतित किरण होती है दोस्तों, कोण आई बराबर होती है कोण किसके, आर के होती है। यानी कि जो आपतित किरण होगी उसका जो कोण होगा वही परावर्तित किरण यानी कि परावर्तन कोण भी होगा, यानी कि 30 डिग्री। यहाँ पर 90 और प्लस 30 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30 120 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है। तो प्रदीप्त मतलब दोस्तों कि वो स्वयं उत्पन्न जो है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर रही है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, उसको हम अंधकार में रख देंगे और देख लेंगे अगर वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर रही है तो प्रदीप्त होगी, अगर तो चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है तो दर्पण की फोकस दूरी। तो यहाँ पर दोस्तों दर्पण की फोकस दूरी जो होती है 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/u होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर हमारा जो है 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु है, यानी कि u का मान तो दे दिया है उत्तल दर्पण में, u का मान माइनस का 25 सेंटीमीटर होता है, यहाँ पर इसका मान दे दिया है। b का मान हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है आई जो बराबर है वस्तु की लंबाई का आधा, यानी कि अगर वस्तु O है तो इसका आधा है। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं दोस्तों कि यम बराबर जो होता है माइनस का b/u होता है और यम बराबर I/O। तो यानी कि अगर हम इसको यहाँ पर मिटाकर करते हैं, मिटाकर नहीं दोस्तों,
यहाँ पर अगर हम करते हैं कि माइनस का b क्या करेंगे दोस्तों, करेंगे माइनस का b अपॉन का u बराबर क्या हो जाएगा, i अपॉन ओ होता है, और माइनस का b अपॉन u बराबर क्या हो जाएगा, i का मान दोस्तों o अपॉन 2 है, और यहाँ पर o इसका मान है। तो यहाँ पर देखिए हमें b का मान पता करना है, तो b का मान कैसे पता करेंगे, यहाँ पर o से o कट जाएगा, यहाँ बटे में 1 है, o से o कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा दोस्तों 1/2, और गुणे में ये इधर जाएगा तो हो जाएगा u, और ये हमारा माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस b बराबर हो जाएगा 1/2। u का मान क्या है दोस्तों 25 सेंटीमीटर है, वो भी u का मान किस में होता है दोस्तों, माइनस में होता है, तो माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस का 25, और माइनस से जो है माइनस कट जाएगा, और यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 25/2 दोस्तों आपको याद करना है, और हम यहाँ पर आगे बताते हैं। 25/2 दोस्तों b का मान आ गया 25/2। अब क्या करना है, हमें दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए दर्पण की फोकस दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/b प्लस 1/u के। तो दोस्तों अब आगे करते हैं क्या, फोकस दूरी ज्ञात करनी है, इसको वैसे ही लिखेंगे 1/b, यानी कि b का मान 25/2 है, और इसको नीचे रखेंगे और ऊपर करेंगे तो 2/25 हो जाएगा, प्लस में u का मान कितना दोस्तों दिया है 25 सेंटीमीटर, और हमारा u किस में होता है, माइनस में होता है, यानी कि माइनस हो जाएगा 1/25। तो यहाँ पर दोस्तों जब 25 और 25 समान है, यानी कि इनका एलसीएम समान है, इसको ऐसे लिख लेंगे और 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो यफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यफ बराबर हमारा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा तिर्यक गुणा कराने पर, इसको इसमें। तो यहाँ पर यफ बराबर 25 सेंटीमीटर कहाँ दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दो माध्यमों के पृथककारी तल पर, यदि दो माध्यमों के, यहाँ पर एक विरल माध्यम है एक सघन माध्यम है, कह रहा है इसके पृथककारी तल पर एक प्रकाश लंबवत यानी कि एकदम सीधे आ रहा है, तो अपवर्तन कोण। तो दोस्तों जब प्रकाश की किरण एकदम लंबवत आती है तो इसमें कोई अपवर्तन नहीं होता, यानी कि ये 0 डिग्री का कोण बनाती है, किसका दोस्तों 0 डिग्री का कोण बनाती है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है, दोस्तों कह रहा है जब श्वेत प्रकाश जो है वायु से कांच में प्रवेश करता है क्या होता है, कांच मान लीजिए हमारा प्रिज्म से रिलेटेड है, तो क्या होता है, यहाँ पर लाल हो जाता है और ये 7 रंगों में टूट जाता है। कह रहा है प्रकाश के सभी अवयव रंग जो है समान चाल से चलते हैं, बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि सबसे तेज़ चलता है, और बैगनी की सबसे कम होती है, बैगनी की क्या होती है दोस्तों सबसे कम होती है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है, बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पर आंसर है लाल प्रकाश एकदम अधिक चाल से चलता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसके आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है बिंदु जिससे किरणें बिना विचलित हुए गुजरती हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा लेंस होता है उसके बीच में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र होता है, और यहाँ पर मुख्य अक्ष, जब यहाँ से प्रकाश ऐसे आती है तो सीधे निकल जाती है बिना विचलित हुए निकल जाती है, यानी कि वो हमारा बिंदु क्या हुआ, प्रकाशीय केंद्र हुआ, क्या हुआ, प्रकाशीय केंद्र। तो अब चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पर्दे पर छवि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए हमारा लेंस है, हमारा लेंस उत्तल ही होगा फिलहाल आंसर, लेकिन कैसे होगा इसको एक बार ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं कि पर्दे पर जो है छवि बनाना है। यहाँ पर मान लीजिए हमने फ़ोटो जो है यहाँ पर वीडियो यहाँ से चलाया, और यहाँ पर जब इसकी किरणें गई तो यहाँ पर जब किरणें जाती हैं दोस्तों तो यहाँ पर क्या करती हैं, मिल जाती हैं। यहाँ पर हमारा मान लीजिए पर्दा है, तो यहाँ पर छवि हमारी क्या हो गई दोस्तों, बन गई, बन गई। तो यही हमारा उत्तल लेंस राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जो दोस्तों कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ हमने ट्रिक से आपको इसको बताया है। तो अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही जो है
जो प्रश्न है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेटिना हो जाएगा। रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है और रेटिना हमारी कैसी होती है दोस्तों, गोलीय होती है। तो यहाँ पर अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो होता है उस मनुष्य की आँख के लिए निकट बिंदु होता है। तो दोस्तों अगर सामान्य दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति मतलब पीड़ित ना हो तो हमारा निकट बिंदु उसके लिए 25 सेंटीमीटर होता है, और वहीं अगर वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसकी 25 सेंटीमीटर से कम होता है। 25 सेंटीमीटर से क्या होता है, कम होता है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है +10 माइक्रोकुलाम तथा -10 माइक्रोकुलाम आवेश वाले दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर हैं। तो दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल। तो दोस्तों बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल का फॉर्मूला F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू होता है, इंटू क्या होता है दोस्तों Q1 इंटू Q2 अपान का R स्क्वायर होता है। तो इतने का मान क्या होता है दोस्तों 9 × 10⁻9 होता है। ये भी मान बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, आपको याद कर लेना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻9 होता है। Q1 हमारा दोस्तों कितना दिया है +10 दिया है, और Q2 हमारा क्या दिया है -10 दिया है। आप उसको मत देखिए कि माइनस और प्लस में। और R स्क्वायर यानी कि R का मान कितना दोस्तों दिया है 5 का स्क्वायर दिया है, 5 का स्क्वायर। अब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। यहाँ पर दोस्तों लिखते हैं कि 9 × 10 की घात, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 की घात क्या हो जाएगा, अगर करेंगे इतना सिर्फ लीजिए 10 की घात 9 और यहाँ पर 10 की घात 1 है तो हो जाएगा 10 की घात 10, और हमारा ये 10 इसमें गुणा हो गया 9 में, तो यहाँ पर 90 हो गया, क्या हो गया 90, और हम बटे में 25 लिखते हैं। और जब 25 से 90 में भाग करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 25 जो है 25 तियाँ 75 हो जाएगा, और 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 7 गया 1, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 25 छक्का 150 यानी कि 3.6 × 10 की घात 10 हो जाएगा। 3.6 × 10 की घात 10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और हम यहाँ पर एक चीज़ करना जो है भूल गए हैं, एक चीज़ करना हम क्या भूल गए हैं दोस्तों कि यहाँ पर माइक्रो कूलाम को हमको कूलाम में बदलना था, माइक्रो कूलाम को हमको कूलाम में बदलना था, यानी कि 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम। तो यहाँ पर आप जो है दोबारा रखकर 9 × 10 की घात 9 × 10 की घात -6 × 10 की घात -6 बटे 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो हमारा जो राइट आंसर जो निकल के आएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कमेंट में आप ऑप्शन कर दीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर सॉल्व नहीं किए हैं तो शायद यहाँ पर, लेकिन ए ऑप्शन होगा हमारे हिसाब से, जब 3.6 आया है यहाँ पर राइट आंसर यही होगा। तो अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दोस्तों इसको जो है 90% बच्चे जो है गलत करते हैं, और वो आंसर क्या करते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं, तो हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। और अगर हमसे पूछ लिया 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वो हमारा होता है 6.25 × 10⁻18 होता है, 6.25 × 10⁻18 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर इसको निकालने की बात करें तो यहाँ पर हमारा होता है 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बात करें तो Q बराबर होता है किसके Ne के। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि N का मान निकालना है, तो Q/E कर दीजिए। Q का मान हमारा 1 कूलाम दे दिया तो 1 लिखिए, बटे में 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। जब इसको आप भाग कर देंगे तो हमारा राइट आंसर यही निकल के आएगा कि 6.25 × 10⁻18 कूलाम। तो अब चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है एक यन प्रकार का अर्धचालक है, यहाँ पर अर्धचालक होगा दोस्तों, और एक यन प्रकार का जो अर्धचालक होता है वो हमेशा उदासीन होता है, क्या होता है उदासीन होता है। चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में से किस युक्ति द्वारा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुष्क सेल भी हो जाएगा, लेक्लांसी सेल भी हो जाएगा, वोल्टीय सेल भी हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा ये सभी जो हैं शुष्क सेल, लेक्लांसी सेल, वोल्टीय सेल रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं दोस्तों, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर।
कह रहा है एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कार्य करेगा। तो दोस्तों कार्य बराबर होता है डब्ल्यू बराबर बी इंटू क्यू। डब्ल्यू बराबर बी इंटू क्यू होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी का मान हमारा 1.5 वोल्ट है और क्यू का मान हमारा दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं वही हमारा क्यू का मान यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। और इसको जब कराएंगे तो यहाँ पर देखिए 16 पंचे 80 के 0 हासिल आई 8, 16 एकम 16, 8 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव यानी कि 2.4 गुणे 10 की घात माइनस का 19, 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 19 कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में संबंध होता है। तो दोस्तों हमारा जो होता है विद्युत वाहक बल जो होता है बी प्लस आई आर के होता है, बी प्लस आई आर के होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है बी प्लस आई आर बराबर ई के, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले यन चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। कुछ नहीं करना, कह रहा है यन चालक तारों को समांतर में। तो यहाँ पर 1/r बराबर होता है, अगर कह रहा है यन चालक यानी कि 1/4 थे प्लस 1/4, इसी प्रकार 1/4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक दोस्तों, यन तक थे। तो यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 1/r बराबर होता है n/4 हो जाएगा दोस्तों। अगर मान लीजिए एक जो है प्लस एक डॉट 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 50 तक है, तो यहाँ पर हमारा लास्ट का जो मान निकल के आता है वही तो n का मान होगा, यानी कि 1 + 1 बराबर n बार। यहीं हमारा 50 था और यहाँ पर 50 ही आ गया, अगर n था तो हमारा n ही तो आएगा। क्या आएगा दोस्तों, n आएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा 4/n, 4/n दोस्तों। इसको आपको ध्यान में रखकर करना है, n/4 नहीं करना है, इसको इधर करेंगे इसको इधर, हमारा ये 4/n निकल के आएगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है दिए गए धारा वितरण में आई का मान है। तो दोस्तों ये धारा वितरण को किसने बताया था ये समझिए, इसको बताया था किरचॉफ ने, और किरचॉफ के द्वितीय नियम पर यह आधारित है। किरचॉफ के द्वितीय नियम पर धारा वितरण का नियम आधारित है। तो इसमें उन्होंने बताया था, बहुत ही जो है शॉर्ट में बताया था, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि आने वाली धारा का योग बराबर होता है जाने वाली धारा के योग के। तो यहाँ पर आने वाली धारा जो है उसको लिख लीजिए। आ रही है कौन कौन इस बिंदु पर दोस्तों, कौन कौन आ रही है, आई आ रही है, 4 एम्पियर भी आ रही है, और कौन आ रही है 2 एम्पियर भी आ रही है, 2 एम्पियर भी आ रही है, ये जा रही है, ये भी जा रही है। तो इसको जाने वाली धारा के योग में कर देंगे, यानी कि 5 + का 3 हो जाएगा। तो आई प्लस का 6 बराबर हो जाएगा 5 3 8 के। आई बराबर 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी कि आई हमारा 2 एम्पियर हो जाएगा। धारा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 एम्पियर। तो अब चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। तो दोस्तों किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है, आवेश के संरक्षण पर आधारित है। और बात करें द्वितीय नियम की, द्वितीय नियम हमारा किस पर आधारित है, तो वो हमारा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। और लेंज का भी नियम ऊर्जा संरक्षण पर ही आधारित है। तो इसको आपको तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से चाहे बैक कर देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। तो अब चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है विद्युत ऊर्जा नापने का यंत्र है। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को हम वाट घंटा मीटर में मापते हैं, किसमें, वाट घंटा मीटर में मापते हैं। तो अब चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है। तो विद्युत वाहक बल को किससे दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं। और ये किसके समानुपाती होता है, φ2 माइनस का φ1 अपॉन का डेल्टी होता है, जो कि यहाँ पर φ2 φ1 क्या है, चुंबकीय फ्लक्स हैं, और डेल्टी हमारा क्या है, परिवर्तन की दर है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के जो है समानुपाती होता है क्या, विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर ऑप्शन में कहाँ दिया है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के। यहाँ पर दर भी आपको ध्यान रखना है, सिर्फ परिवर्तन के मत लगाइएगा, पर दर भी आपको याद रखना है, यानी कि डेल्टी को। तो अब चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा। तो दोस्तों इसको आपको तैयार अच्छे से कर लेना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
यहाँ पर हमारा शून्य हो जाता है, क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। 49 नंबर क्वेश्चन जो है ये तो सभी बच्चों को पता ही होगा, तो यहाँ पर हम इसका राइट आंसर बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा कि घरेलू विद्युत ऊर्जा आपूर्ति में विद्युत ऊर्जा की वोल्टता होती है, अर्थात जो हमारे घर पर जो बिजली आती है कितने वोल्ट पर आती है। तो इसका आप जो है जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर देखते हैं कितने बच्चे पहुँचे हैं 49 नंबर क्वेश्चन तक। तो अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है। तो दोस्तों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में अगर आपको पता होना चाहिए कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा क्या करते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा जो हम ज्ञात करते हैं वो ज्ञात करते हैं लेंज के नियम से। किसके, लेंज के नियम से हम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको क्वेश्चन सुनने में, पढ़ने में और वीडियो देखने में मज़ा आया हो तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नई ट्रिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।